हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा नाम प्रियल श्रीमाल है और मैं एक बैंकिंग एस्पायरेंट हूँ। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो पक्का आप या तो अभी बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या आने वाले टाइम में करना चाहते हैं। तो बैंकिंग एग्जाम्स में मेन फोकस होता है, जो एक चीज़ होती है वो है मॉक्स। हमें मॉक्स कहाँ से लगाने हैं, मॉक्स की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हमें पर डे कितने मॉक्स लगाने हैं। तो इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें बात करेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैं अगर मॉक्स देती थी तो मेरा मोटिव क्या रहता था उसके पीछे, मॉक्स देने के बाद में क्या करती थी और मॉक्स देने की स्ट्रेटजी क्या होती थी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट तक आपको ये समझ में आएगा कि मॉक्स हमें कैसे देने हैं, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और मॉक्स का हमें बेनिफिट्स क्या क्या मिलता है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहली बात, तो मैंने मॉक्स कौन कौन से प्लेटफॉर्म यूज़ करे हैं मॉक्स देने के लिए, बैंकिंग के लिए। तो देखो, स्टार्टिंग में मैंने कोई मॉक परचेज नहीं किया था जब मैं स्टार्टिंग फेज में थी। मैंने अप्रैल 2025 से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी और मैंने जुलाई में मॉक परचेज किया है। तो अप्रैल और मई में मैंने कोर्स कंप्लीट कर लिया था और जून में मैं ट्राई कर रही थी जो जो फ्री मॉक्स आते हैं, लाइक टेक्स्ट बुक, ऑलिव बोर्ड, गाइडली, प्रैक्टिस मॉक, इन सब के मैंने, और स्मार्ट किड़ा भी, स्मार्ट किड़ा की मैंने पीडीएफ भी सॉल्व करी है। और जो फ्री मॉक्स होते हैं इन सारे प्लेटफॉर्म्स के मैंने दिए हैं, अड्डा के भी दिए हैं। तो मैंने सारे प्लेटफॉर्म्स ट्राई किया और मुझे जो चीज़ समझ में आई है वो मैं आपको बताती हूँ। तो गाइडली एंड स्मार्ट कीड़ा, इन दोनों का लेवल मुझे थोड़ा अपर हैंड पे लगता है। अगर गाइडली और स्मार्ट कीड़ा के आप मॉक्स स्टार्टिंग में ही देने लग जाओगे तो आपको हो सकता है थोड़ा डिमोटिवेटेड फील हो। इसी कंपैरिजन में अगर आप टेक्स्ट बुक और प्रैक्टिस मॉक, ऑलिव बोर्ड, इसके अगर मॉक्स देते हो तो आई थिंक वो ज़्यादा एग्जाम रिलेवेंट भी होते हैं और आप कह सकते हो थोड़ा सा इजियर साइड होते हैं, क्योंकि बैंक के एग्जाम्स जो है वो इन्हीं लेवल पे आते हैं। उसके बाद मैं बोलती हूँ कि मैंने जो परचेस किया वो है प्रैक्टिस मॉक और गाइडली दोनों। अब आप बोलोगे कि मैंने गाइडली क्यों परचेस किया अगर उसका हार्ड आता है तो देखो, एग्जाम्स आपको पता नहीं है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि लेवल ऑफ एग्जाम क्या आएगा, तो आपको दोनों तरह से प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस मॉक मैंने इसलिए लिया था ताकि मैं मोटिवेटेड फील करूँ, कॉन्फिडेंस आए स्टार्टिंग में थोड़ा, और उसके बाद मैंने गाइडली परचेज किया ताकि मुझे जो हार्ड लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, हार्डर जो मॉक्स होते हैं, उनका भी एक्सपीरियंस मिले। प्रैक्टिस मॉक में भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, टफ भी आते हैं। लाइक IBPS PO का अगर आप क्वांट 1 का मेंस सेक्शनल देखोगे तो वो टफर साइड पे था बहुत ज़्यादा। उसमें अगर आप 50 में से 13 मार्क्स ला रहे हो तो उसमें 90+ परसेंटाइल आ रहे थे सेक्शनल में। तो ऐसा नहीं है, और आपको डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप थोड़ा परसेंटाइल पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि जो मार्क्स का जो है लेवल जो है वो काफ़ी ऊपर नीचे होता है इन ऐप्स पे, तो आप परसेंटाइल पे ज़्यादा फोकस रखिएगा। नेक्स्ट चीज़ ये बात करते हैं कि मैंने मॉक स्ट्रेटजी कैसे रखी। तो ऐसा नहीं है कि मैंने डे 1 से ये सोच लिया था कि मुझे कंटिन्यूसली मॉक्स देना है। हम मॉक देने बैठते हैं तो हम सोचते हैं हम पहले पूरा पेपर रीड करें, पूरा सेक्शन रीड करें, या फिर नंबर 1 क्वेश्चन से ही हम उसे सॉल्व करने लगे। तो मैंने दोनों चीज़ें करी है। स्टार्टिंग में मैंने 1 फ्लो में भी क्वेश्चन सॉल्व करे हैं और उसके बाद मैंने पूरा सेक्शन देखने के बाद भी क्वेश्चन सिलेक्ट करके फिर क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। तो मुझे पर्सनली किस में फ़ायदा हुआ है, मैंने एग्ज़ाम्स में क्या चीज़ फॉलो करी है, मैं वो आपको अभी बताती हूँ। मैंने फ्लो में क्वेश्चन करना ज़्यादा प्रेफर किया है तब तक जब तक प्रीलिम्स है। मेंस में मैं ऐसा नहीं करती हूँ। मेंस में मैं सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ। प्रीलिम्स में अगर बात करें तो रीजनिंग ऑब्वियसली हम फ्लो में करते हैं, बट फ्लो में ऐसे है कि मैं पहले पजल सॉल्व कर लेती हूँ। पहली पजल आई, मैंने वो अटैम्प्ट करी, बट अगर मिसलेनियस क्वेश्चन आया है तो मैं उसे बाद में अटैम्प्ट करती हूँ और पहले पजल पे जाती हूँ। क्योंकि अगर मिसलेनियस क्वेश्चन अगर 1 नंबर देता है हमें और अगर उसमें हमें टाइम लग गया, बाई चांस टाइम लग गया, हमने कुछ मिस रीड कर लिया तो उससे हमें बाद में प्रॉब्लम हो सकती है टाइम की। तो रीजनिंग में मैं कंटिन्यूस फ्लो में चलती हूँ, बट जो मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं वो स्किप कर देती हूँ या फिर मार्क फॉर रीड कर लेती हूँ। उसके बाद बात आती है इंग्लिश की। तो इंग्लिश में मैं क्वेश्चंस पूरा देखती हूँ, क्योंकि इंग्लिश में हमें टाइम की कमी नहीं होती है, इंग्लिश में एक्यूरेसी पे डिपेंड करती हूँ। तो इंग्लिश में मैं पहले ग्रामर सॉल्व करती हूँ, देन RC, देन पैराजंबल। क्योंकि पैराजंबल में मुझे एक्यूरेसी की थोड़ी दिक्कत आती है, इसलिए मैं पहले ग्रामर करती हूँ, फिर RC एंड देन पैराजंबल।
उसके बाद आती है बात क्वांट की, जो सबसे मेन चीज़ है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि क्वांट में हमें एक फ्लो में चलना चाहिए या पहले पूरा सेक्शन देखने के बाद हमें क्वेश्चन सिलेक्शन पे जाना चाहिए। तो देखो, अगर आपकी स्पीड मैथ्स और डीआई दोनों स्ट्रांग है तो आपको पहले डीआई और स्पीड मैथ्स सॉल्व कर लेना चाहिए, उसके बाद आपको अर्थमेटिक पे जाना चाहिए। पहले पूरा पेपर मत देखो, मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि आपके सामने क्वांट का सेक्शन ओपन हुआ, अगर आपके सामने अर्थमेटिक का क्वेश्चन है उसे मार्क 4 रीड कर दो, मार्क 4 रीड कर दो। अगर अर्थमेटिक का चल रहा है, स्पीड मैथ्स आई सॉल्व कर लो, देन डीआई ऐसे ही चलते रहेगा। अगर स्पीड मैथ्स आई तो सॉल्व कर लो, डीआई आई तो सॉल्व कर लो, और अरिथमेटिक आई तो मार्क 4 रीड कर लो। उसके बाद आप वापस से जो अरिथमेटिक है उनके क्वेश्चंस पे जाओ, क्वेश्चन पढ़ो, देखो अगर आ रहा है तो सॉल्व करो, नहीं आ रहा है तो स्किप कर दो। मैंने ये चीज़ फॉलो करी है, मैं कंप्लीटली इस पर भी डिपेंड नहीं होती हूँ कि पूरा सेक्शन रीड कर रहे हैं, और ये भी नहीं कि एक फ्लो में जा रहे हैं। मैं पहले डीआई सॉल्व कर लेती हूँ जो फ्लो में आती है, फिर स्पीड मैथ सॉल्व कर लेती हूँ, और फिर अरिथमेटिक सॉल्व कर लेती हूँ। बट मैं पूरा पेपर रीड करने नहीं जाती हूँ स्टार्टिंग में। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपको मार्क 4 रीड में प्रॉब्लम आती है कि हमें मार्क 4 रीड कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए। तो मार्क 4 रीड हम वो क्वेश्चंस करते हैं जिसमें हमें लग रहा है कि हमारी एक्यूरेसी नहीं आ रही है, या फिर मार्क 4 रीड अगर हमने मार्क करके अगर मार्क 4 रीड करते हैं तो हमें लगता है कि हमारी शायद एक्यूरेसी नहीं आ रही है, हमें डाउट है उस क्वेश्चन में। और अगर आपने अनअटेम्प्ट करके मार्क 4 रीड किया है, मतलब आपको उसमें कॉन्फिडेंस है और आप वो क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो बट अभी नहीं। तो जनरली प्रीलिम्स में मार्क 4 रीड का इतना मतलब होता नहीं है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता है। बट मेंस में इस चीज़ की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि वहाँ हमें क्वेश्चन सिलेक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। अगर आपने एक गलत पजल उठा ली तो वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकती है आगे जाके। तो ये रही बात हमारे मॉक स्ट्रेटजी की, और मैंने कौन कौन से मॉक्स फॉलो किए हैं। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि मॉक्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, मॉक्स हम क्यों लगाते हैं, ताकि हम जो गलती घर बैठ के मॉक में कर रहे हैं वो हमारे मेन एग्जाम में हमसे ना हो। तो जब भी आप मॉक दो तो एनवायरनमेंट ऐसा ही क्रिएट करो कि वो आपका रियल टेस्ट है, और जो मॉक्स में आप मिस्टेक्स कर रहे हो उस पर ज़्यादा ध्यान दो। इंस्टेड ऑफ पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स योर मार्क्स, अब जो मिस्टेक्स हुई है उसे हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, टाइम कैसे हम कम लगा सकते हैं क्वेश्चंस में, उस पर ज़्यादा ध्यान दो। तो आई होप कि आपको इस चीज़ से काफ़ी हेल्प मिली होगी। जिन बच्चों ने मुझसे बोला था कि मॉक स्ट्रेटजी के ऊपर वीडियो बनाओ, उसको इस चीज़ से हेल्प मिली होगी। और अगर कोई भी आपको डाउट आ रहा है फिर भी मॉक स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो। और आप मुझे ये भी बताना कि अगली वीडियो किस चीज़ के ऊपर चाहिए आपको। क्या मेरे को आप ये सजेस्ट करोगे कि मैं मॉक एनालिसिस की वीडियो बनाऊं, कि मैं मॉक एनालिसिस करते हुए वीडियो बनाऊं, कि मैं किस तरह से मॉक एनालिसिस कर रही हूँ विद द मॉक, या फिर सोर्सेज की बनाऊं, या कुछ और। ओके, थैंक यू, बाय बाय।